हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने फिर से अलापा है दोस्तों कश्मीर का राग। संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर अपना रोया है कश्मीर को लेकर। दोस्तों बताएंगे क्या है उस पत्र में, लेटर में। और दोस्तों इसी बीच आपको आगे बताएंगे जहाँ ड्रैगन की नाक के नीचे विध्वंसक जहाज लेकर पहुंचा अमेरिका, जिस पर बौखला उठा चाइना। जी हाँ दोस्तों, क्या ताइवान में भी छिड़ेगी जंग? इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर पोलैंड के पीएम का रूसी राष्ट्रपति पर तीखा हमला, कहा हिटलर स्टालिन से ज्यादा खतरनाक है पुतिन। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया नए पीएम बनाने का बड़ा ऐलान दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां श्रीलंका ने इस बात को लेकर भारत को कहा है दिल से धन्यवाद। बताएंगे दोस्तों क्या है वो बात। और इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां संबित पात्रा जी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इंक फेंकने को लेकर। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं दोस्तों, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी अलापा कश्मीर का राग। संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर अपना रोना रोया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के नव नियुक्त विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को एक पत्र लिखकर कश्मीरी मुद्दा उठाया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबोधित पत्र 10 मई को भेजा गया था। पत्र में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में कथित रूप से जनसांख्यिकी बदलाव करने का आरोप लगाया गया है। मंत्री ने बताया है कि इन उपायों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन होता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर और जम्मू कश्मीर विवाद पर संबंधित सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों चाहे किसी की भी सरकार पाकिस्तान में आए, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री बने, कश्मीर का रोना हर कोई रोता है पाकिस्तानी में। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों को दोस्तों एक जवाब आप लोग जरूर दीजिए एक लाइन में कि कश्मीर को भूल जाइए, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां ड्रैगन की नाक के नीचे विध्वंसक जहाज लेकर पहुंचा अमेरिका, बौखलाया चीन। ताइवान में भी छिड़ेगी क्या जंग? बता दें ताइवान को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और यूक्रेन को बचाने में नाकामयाब रहने के बाद अमेरिका अब किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है दोस्तों। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने मंगलवार को ताइवान जल डमरू मध्य में अपना एक और विध्वंसक जहाज भेज दिया है दोस्तों, जिसके बाद चीन की तरफ से काफी खतरनाक प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका के जहाज भेजने के बाद चीन के साथ पूर्वी एशिया में समुद्र में फिर से तनाव बढ़ गया है दोस्तों। अमेरिका नेवी के 7वें फ्लीट ने कहा है कि यूएसएस पोर्ट रॉयल एक टिकोन डेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर ताइवान के पास अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार रवाना हुआ और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन कर रहा है। अमेरिकी नौसेना में अपने बयान में कहा गया है दोस्तों कि अमेरिकी नौसेना और उसके सहयोगी ताइवान के चारों ओर नेविगेशन गश्त की नियमित स्वतंत्रता का संचालन करते हैं। आपको बता दें इस पूरे क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट में चीन का दावा खारिज हो चुका है दोस्तों। फिर भी चीन अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चाइना की क्या खतरनाक प्रतिक्रिया है। बता दें ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी विध्वंसक जहाज आने के बाद चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि उसने मंगलवार को अमेरिकी क्रूजर को देखा है। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका पर ताइवान स्वतंत्रता अलगाववादी ताकतों के लिए समर्थन दिखाने का आरोप लगाया है दोस्तों। इससे पहले भी अप्रैल के अंत में चीन की तरफ से इसी तरह की कड़ी प्रतिक्रिया उस वक्त दी गई थी दोस्तों, जब अमेरिकी नौसेना ने 180 किलोमीटर चौड़े ताइवान जल डमरू मध्य होते हुए अपने लड़ाकू युद्धपोत को भेजा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पोलैंड के पीएम का रूसी राष्ट्रपति पर तीखा हमला, कहा हिटलर स्टालिन से बहुत ज्यादा खतरनाक है पुतिन। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रशिया में चल रही भीषण लड़ाई के बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री मेटेउज मोरावियस्की ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर और सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति एक खतरे से भी बढ़कर है,
क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं। पीएम मेटेउज ने पुतिन की तुलना 20वीं सदी के अन्य तानाशाहों से करते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति अपनी उंगलियों पर न्यू मीडिया को घुमा सकते हैं ताकि दुष्प्रचार को और ज्यादा प्रभावी तरीके से फैलाया जा सके। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया नए पीएम बनाने का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, 7वें मंत्रिमंडल में भी होगा नया बदलाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इसी सप्ताह होगी नए पीएम और नई कैबिनेट की नियुक्ति। राष्ट्रपति व्यवस्था खत्म करने को भी तैयार है गोटबाया राजपक्षे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने बुधवार को बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और नए मंत्रिमंडल का भी गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता देश में नई सरकार बनाने में लगे हुए हैं। जी हां दोस्तों, टीवी पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने जा रहा हूं और मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाएगा। अपने संबोधन में उन्होंने हालिया हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि दंगाइयों को उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर हम आपको तारीख की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने कहा है कि वो इसी सप्ताह नए प्रधानमंत्री और नए कैबिनेट की नियुक्ति करेंगे और राष्ट्रपति ने ये तक कह दिया है दोस्तों कि वो देश के हालात स्थिर होने के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति के पद को समाप्त करने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी ANI ने न्यूज वायर के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले खबर पाने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां श्रीलंका को बर्बाद करने वाला चीन अपने पुराने दोस्त महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे पर क्या बोला दोस्तों, हम आपको बताते हैं। श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर बर्बाद करने वाला चीन इन दिनों चुप्पी साध कर बैठा हुआ है दोस्तों। चीन ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे पर टिप्पणी करने से बुधवार को इनकार कर दिया, लेकिन इस संकट से निपटने के लिए सरकार और विपक्षी दलों के साथ आने का आह्वान किया है। बढ़ते प्रदर्शन के बाद राजपक्षे के इस्तीफे के सवाल से बचते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मीडिया ब्रीफिंग में यहाँ कहा कि श्रीलंका में ताजा घटनाक्रम हमारे संज्ञान में है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पहले श्रीलंका को बर्बाद कर दिया दोस्तों और जब वो बर्बाद हो रहा है तो उस पर टिप्पणी करने से अब चाइना बचता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आने वाले समय में यही हाल दोस्तों पाकिस्तान का भी होने वाला है और फिर चाइना चुप बैठ जाएगा। अगर आप भी मानते हैं ऐसा ही होगा तो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां कराची हमले से जुड़ी बड़ी खबर, पाकिस्तान को चीन का बड़ा अल्टीमेटम, कहा गुनहगारों को जल्द करें गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने बहुत बड़ी धमकी दी है दोस्तों, वो भी पाकिस्तान को। बता दें चीन ने पाकिस्तान के कराची में हुए ब्लास्ट में शामिल आतंकियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें दोस्तों कि 26 अप्रैल को पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय में हुए आत्मघाती हमले में 3 चीनी और 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में कुछ सालों में चीनी नागरिकों पर हमले बढ़े हैं। इस मसले को लेकर पाकिस्तान में चीन के उप राजदूत पांग चुनक्शी ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह से मुलाकात की। बातचीत के दौरान पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। चीन के उप राजदूत चुनक्शी ने कहा कि चीन कराची हमले की पूरी जांच करने को कहा है और इसमें शामिल दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि अब चीन से भी पाकिस्तान को धमकी मिलने लगी है दोस्तों और ऐसे में शायद अब पाकिस्तान को रियलाइज हो ही जाएगा दोस्तों कि चाइना सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती रखता है, ना कि दोस्त के लिए दोस्ती। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अमेरिका ने टेस्ट की आवाज से 5 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल, निशाने पर रशिया तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर रशिया के हमले के कारण अमेरिका की चिंताएं बढ़ी हुई है। अमेरिका को डर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहीं परमाणु हमले जैसा कदम भी उठा न ले और यही कारण है दोस्तों कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां 24 घंटे रूसी परमाणु शस्त्रागारों की निगरानी कर रही है। इसी बीच अमेरिका ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके भी अपने मंसूबे जग जाहिर कर दिए हैं दोस्तों। अमेरिका की ये नई मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से यानी साउंड की स्पीड से दोस्तों 5 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी बोले तो डारपा के अनुसार इस हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। अभी परीक्षण से गुजर रही इस मिसाइल का नाम हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कंसेप्ट रखा गया है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पुतिन की खास परेड निरीक्षण बोर्ड
चोट बनी यूक्रेन के लेजर गाइडेड बम का निशाना, जेलेंस्की ने कह दी ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेवास्तोपोल और सेंट पीटर्सबर्ग में के समुद्र में तैनात अपने जंगी जहाजों का निरीक्षण और भाषण देने के लिए 001 नंबर वाली जिस खास पेट्रोल बोट का इस्तेमाल करते रहे हैं उसे यूक्रेनी सेना ने लेजर गाइडेड बम का निशाना बना दिया। दोस्तों, यूक्रेनी नौसेना के आधिकारिक फेसबुक चैनल पर इसकी ड्रोन से ली गई फुटेज भी साझा की गई है। हालांकि इसकी कहीं और से पुष्टि नहीं हो पाई है दोस्तों, लेकिन मानने वाली बात यह है कि खुद जिस खास पेट्रोल बोट का इस्तेमाल दोस्तों पुतिन करते हैं उस तक को उड़ा दिया गया है, वो भी यूक्रेन के द्वारा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर इस्लामाबाद से बड़ी खबर, पाकिस्तान में नवंबर से पहले हो सकते हैं आम चुनाव, रक्षा मंत्री ने दिए बड़े संकेत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिए हैं कि नवंबर से पहले देश में आम चुनाव हो सकते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है दोस्तों जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित सत्तारूढ़ पीएमएलएन के नेता राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बैठक के लिए लंदन में है। बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में जल्द चुनाव कराने को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। आसिफ ने बुधवार को बीबीसी उर्दू को दिए अपने इंटरव्यू में यह बात कही है। दोस्तों, इंटरव्यू में रक्षा मंत्री से मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के नवंबर में रिटायर होने के बाद अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति के बारे में पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि संभव है कि नए सेना प्रमुख की नियुक्ति से पहले चुनाव हो जाए। संभव है कि नवंबर से पहले कार्यवाहक सरकार की जगह नई सरकार आ जाए। जी हां दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो दोस्तों पाकिस्तान के इस करंट सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इसी के उलट दोस्तों खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां इमरान खान को झटका। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जल्द चुनाव संभव ही नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देश में जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है। दोस्तों, यहां तक कि इमरान देश में लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें, जहां पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा गठबंधन सरकार में शामिल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने कहा कि देश में चुनाव तब होंगे जब मौजूदा गठबंधन सरकार चुनावी सुधारों को लागू करेगी और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो कानूनों में संशोधन करेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखते हैं, इंतजार करते हैं दोस्तों क्या होता है पाकिस्तान में। अगली खबर की बात करें, जहां $3.5 अरब की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार जताया। दोस्तों, साजिद प्रेमदासा ने, आपको बता दें, साजिद प्रेमदासा ने कहा कि समर्थन के लिए पीएम मोदी जी और भारत के लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूं। उन्होंने कहा कि $3.5 बिलियन ने बहुत बड़ा अंतर पैदा किया है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को समर्थन करने का अनुरोध करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। दोस्तों, चाबहार बंदरगाह पर बनी है ये सहमति। आपको बता दें, भारत उज्बेकिस्तान विदेश कार्यालय परामर्श का 15वां दौर कल यानी 11 मई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। ये वार्ता भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संपर्क बढ़ाने के कदमों और विशेष रूप से अधिक आर्थिक सहयोग पर केंद्रित थी। परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, ट्रेड, इकोनॉमिक विकास साझेदारी और सांस्कृतिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए चाबहार बंदरगाह की पूरी क्षमता का दोहन करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान समेत पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पंजाब में सत्ता बदलने के बाद अलगाववादियों के हौसले बढ़ गए। दोस्तों, हिमाचल में खालिस्तानी नारों पर बोले सीएम जयराम। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा के मुख्य द्वार के पास खालिस्तानी झंडे और नारेबाजी को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने इशारों में पंजाब की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में सत्ता बदलने के बाद से अलगाववादियों के हौसले बढ़े हैं। हाल ही में खालिस्तानी गतिविधियों और राज्य में सिखों द्वारा जारी कथित धमकियों पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शांति भंग करने की साजिश और इससे सख्ती से निपटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत में मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पर आग बबूला हुआ, पाकिस्तान दुनिया से मांगी मदद। जी हाँ दोस्तों, भारत में मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार भी कूद पड़ी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हालात खराब हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की
की है। पाकिस्तान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे। यानी कि दोस्तों अब भारत के इंटरनल मैटर में भी दोस्तों पाकिस्तान कूदता नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसे में क्या जवाब मिलना चाहिए भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को, कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही आपको बहुत बड़ी खबर बता दे, जहां श्रीलंकाई सेना का है टाटा के साथ खास कनेक्शन, ये गाड़ियां करती है इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में हिंसक लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। इमरजेंसी लागू है। श्रीलंकाई सेना शहरों कस्बों में लोगों को नियंत्रित करने के लिए तैनात कर दी गई है। लेकिन सैनिकों को अलग अलग शहरों में पहुंचाने के लिए जिन वाहनों का उपयोग होता है दोस्तों, उनमें से 4 का संबंध भारत की 2 कंपनियों से है। पहली टाटा और दूसरी अशोक लीलैंड। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंकाई सेना जिन 8 मल्टीपर्पज ट्रकों का इस्तेमाल करती है, उनमें 3 ट्रक टाटा कंपनी के हैं और 1 अशोक लीलैंड के हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये जानकारी आपको देना काफी महत्वपूर्ण था दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस एक भी खबर से ना चूके दोस्तों, चाहे वो छोटी से छोटी खबर क्यों ना हो। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां नेपाल से बड़ी खबर, भारत को महत्वपूर्ण परियोजना सौंपने जा रहा है काठमांडू, चीनी कंपनियों से छीनेगा अब ये काम। आपको बता दें, नेपाल ने अपनी सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना के लिए भारत से वार्तालाप शुरू कर दी है दोस्तों। इससे पहले इस परियोजना पर वो चाइना के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन अब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने बहुत बड़ी दोस्तों इंफॉर्मेशन जानकारी दी है कि सेती जल विद्युत परियोजना को लेकर भारत के साथ बातचीत करके वार्तालाप करके इस परियोजना के तहत 1250 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। यानी कि दोस्तों खबरों के मुताबिक नेपाल ने 2012 से और 2017 में इसी परियोजना को लेकर चीनी कंपनियों के साथ समझौता किया था। अब नेपाल के पीएम देउवा ने बताया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 मई को लुम्बिनी आ रहे हैं और इसी दौरान इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए उनके साथ निर्णायक वार्तालाप किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन की जीरो कोविड रणनीति को लेकर WHO ने लगाई फटकार। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। चीन की सख्त जीरो कोविड रणनीति के तहत ओमिक्रॉन का प्रसार रोकने की कोशिश की जा रही है। शंघाई में कोविड टीमें संक्रमितों के घर पहुंचकर रोगाणु नाशकों का छिड़काव कर रही है। इसी बीच शंघाई प्रशासन ने मंगलवार को उन 2 सबवे लाइन पर भी सेवाएं निलंबित कर दी जो अभी तक संचालन में थी। द पेपर के मुताबिक शहर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसकी सभी प्रणालियों को बंद करना पड़ा, जिसके बाद दोस्तों कोविड नीति पर WHO के बयान से चीन बौखला उठा दोस्तों और इसको गैर जिम्मेदार बताया गया है। आपको बता दें दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन अपनी नीति को तर्कसंगत ढंग से देखता है और इस पर की गई टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली में घट गए हैं कोरोना की रफ्तार, 2 दिन बाद फिर 1000 से कम केस देखने को मिले हैं। दोस्तों अच्छी खबर है, भारत के लिए राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों में अब ब्रेक लग गया है। दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना के 917 मामले सामने आए हैं, जबकि 1238 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। दोस्तों एक मरीज ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर उत्तर प्रदेश के DGP मुकुल गोयल पर योगी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन, पद से हटाए गए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के DGP मुकुल गोयल को पद से हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने के चलते DGP पद से मुक्त करते हुए DG नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है। जी हां दोस्तों, मुकुल गोयल इससे पहले काफी विवादों में भी रह चुके हैं। ऐसे में योगी जी के इस फैसले का आप समर्थन करेंगे दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा की कार पर NSUI कार्यकर्ताओं ने फेंकी स्याही, कहा इनका कोई नेता ही नहीं, माफ कर दिया। जी हां दोस्तों, ओडिशा के पुरी में हेरिटेज प्रोजेक्ट का विरोध करने पहुंची भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा की कार पर NSUI कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंक दी। दोस्तों वो झाड़ेश्वरी झाक के छाक के पास से गुजर रहे थे, तभी भीड़ में से एक शख्स ने उनकी कार पर स्याही फेंकी। संबित पात्रा ने कहा, मैंने उन्हें माफ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कोई नेता है और ना ही लोगों की सेवा करने का जुनून है, इसलिए मैं उन्हें माफ करता हूं। जी हां दोस्तों, दरअसल ASI ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि जगन्नाथ मंदिर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की खुदाई या निर्माण कार्य करने की परमिशन नहीं दी गई है। पात्रा ने भी राज्य सरकार के निर्माण की निंदा की और इसी का विरोध करने पुरी पहुंचे थे। जी हां दोस्तों, और भाजपा नेता पुरी से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार पर स्याही फेंकी गई और काले झंडे दिखाए गए। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी?
होगी उन स्याही फेंकने वालों को लेकर दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर कर्नाटक से बहुत बड़ी खबर, मस्जिद की मीनार पर लगाया भगवा झंडा, जिसके बाद बेलगावी में बढ़ गया तनाव। दरअसल कर्नाटक में अब धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है। राज्य के बेलगावी जिले की एक मस्जिद में कुछ शरारती तत्वों ने भगवा झंडा लगा दिया। ये घटना बुधवार को घटी है दोस्तों। मुस्लिम समाज के नेताओं ने वहां पुलिस को शिकायत दी है कि दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार के बेटे को फिर बुलाई ईडी, मई के आखिरी में होगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्ला और सांसद अफजाल अंसारी को फिर पूछताछ के लिए ईडी बुलाने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मुख्तार की पत्नी और साले नोटिस देने के बाद भी अभी बयान देने नहीं आए हैं दोस्तों। दोनों भाई बहन फरार है। मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास और उमर का बयान होना बाकी है। मई के आखिरी में दोनों बेटों का बयान दर्ज होगा। बांदा जेल में बंद मुख्तार की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम छानबीन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर 4 धाम यात्री, ध्यान दे, अब एक दिन में 15,000 यात्री कर पाएंगे केदारनाथ जी में दर्शन। पंजीकरण काउंटर पर मिल जाएगी तारीख। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ में बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शासन की ओर से प्रतिदिन दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। यात्रियों की संख्या का निर्धारण का ट्रांसपोर्टरों ने भी मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। शासन की ओर से केदारनाथ में यात्रियों के दर्शन करने की क्षमता 15,000 और यमुनोत्री में दर्शन करने की क्षमता 5,000 कर दी गई है। यात्रियों की संख्या निर्धारण करने के बाद पंजीकरण काउंटर पर अब यात्रियों को दर्शन करने की तारीख मिल रही है। आईएसबीटी स्थित 4 धाम यात्रा पंजीकरण काउंटर पर केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को 20 मई की तिथि मिल रही थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों जहां पर भीषण गर्मी से मिलने वाली है बड़ी राहत, इस दिन होगी बारिश, आईएमडी की बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत बोले तो नॉर्थ इंडिया समेत कई राज्यों में भयानक गर्मी यानी समर का कहर जारी है। राजस्थान और विदर्भ में तो कई जगहों पर पारा इस महीने 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है दोस्तों। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 16 मई के बाद बारिश होने की संभावना है। सीनियर आईएमडी साइंटिस्ट आर.के. जेनामनी ने इसको लेकर बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। और इसी बीच आपके यहाँ पर कैसा मौसम है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितना टेम्परेचर है दोस्तों बताना मत भूलिएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।